नमस्ते, सदावत सलेम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने 2023 का पहला नोटम वार्निंग जारी किया है, जो कि एक मिसाइल टेस्ट का है। और ये जो नोटम है वो 4 से 6 जनवरी 2023 के बीच के लिए जारी किया गया है। और इसका जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो है 475 किलोमीटर का। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें डीआरडीओ अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का लंबी अवधि का परीक्षण कर सकता है। दोस्तों, इससे पहले जो HSTDV का टेस्ट किया गया था वो 20 सेकंड का था, जिसमें कि इसने 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड प्राप्त की थी। और अब इसका ये जो टेस्ट है वो लंबी अवधि के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, HSTDV के सफलतापूर्वक टेस्ट होने के बाद भारत तुरंत नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण शुरू कर देगा, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, 2020 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और JSR डायनेमिक्स ने एक कोलैबोरेशन किया था, जिसके तहत मिनीचर ग्राउंड लॉन्च डिकॉय को तैयार किया जाना था। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 6 यूनिटें खरीदी हैं JSR डायनेमिक्स से मिनीचर ग्राउंड लॉन्च डिकॉय एयरफ्रेम की। और इसके बाद दोनों ही इसमें साथ में मिलकर नई तकनीक को तैयार करेंगे और प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल डेवलपमेंटल ट्रायल के तौर पर किया जाएगा। और ये टर्बोजेट इंजन से संचालित होगा। साथ ही इसमें एक्टिव और पैसिव वॉरफेयर डिकॉय क्षमता होगी, जो कि दुश्मनों के एडवांस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को डिसीव कर सकता है। इसके अलावा ये जो प्रोग्रामेबल डिकॉय होगा वो कॉम्बैट फ्लाइट की प्रोफाइल को डुप्लीकेट भी कर सकता है। और साथ ही दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट के अलग अलग सिग्नेचर तैयार कर सकता है, जिसमें कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और मैदानी ग्रुप अब रशियन AL-31F इंजन में सुधार कर रहे हैं, वो भी लोकली रूप से तैयार किए गए कंपोनेंट्स के जरिए, जो कि इस इंजन की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों को बढ़ाएगा। और ये नहीं दोस्तों, इसके साथ ही इंजन में जो कुछ हाई एंड के रशियन कंपोनेंट्स हैं उन्हें भी बदला जाएगा। आपको बता दें कि भारत AL-31F इंजन को तैयार करता है इसके रॉ मटेरियल स्टेज से। वो भी कई सालों से भारत इसे तैयार कर रहा है, जो कि हमारे सुखोई 30 फ्लीट को पावर देते हैं। और सुखोई 30 MKI 2045 तक सर्विस में रहेंगे। और इस तरीके के सुधार से इंजन की कई तरीके की दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। साथ ही भारत ने यह भी विचार किया है कि इन इंजन कंपोनेंट्स के लिए हमें रशिया से सर्टिफिकेशन नहीं लेना है। अगर ये कंपोनेंट्स अपने ट्रायल्स, जिन्हें की टेस्ट बेड से किया जाएगा, उसमें सफल हो जाते हैं और जो भी कमियां होंगी उस दौरान उन्हें भी चेंज किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भारतीय नौसेना से बात कर रही है गैलिनियम नाइट्राइड आधारित आइसा फायर कंट्रोल रडार के लिए, जिसे कि ट्विन इंजन टेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम यानी कि TEDBF पर लगाया जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये जो नया रडार होगा वो बेस लाइन रडार पर आधारित होगा, जिसे कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ और भी सुधार किए जाएंगे ताकि ये मैरीटाइम जरूरतों को भी पूरा कर सके। बता दें कि ये जो रडार है वो सिंथेटिक अपर्चर रडार मैप भी ले सकता है। साथ ही इसके कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि सी सरफेस सर्च एंड ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और मल्टीपल वेपन सिस्टम को एक ही साथ डेटा लिंक ट्रांसमिशन भी ये कर सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल और 2 स्पेशल फोर्स यूनिट्स ने कई तरीके की कमियों को गिनाया है हाल ही में खरीदे गए एयरबोर्न हेलमेट्स को लेकर। कहा जा रहा है कि एलीट कमांडो यूनिट के 25 पैराट्रूपर्स को जंप के दौरान कुछ चोटें भी आई हैं, जिसका कारण है कि ये फॉल्टी डिजाइन वाले एयरबोर्न हेलमेट्स हैं। वहीं भारतीय सेना ने इसके लिए कंप्लेंट भी फाइल की है निर्माता के खिलाफ और कहा है कि इन हेलमेट्स को दोबारा से डिजाइन करें। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 50 एकड़ जमीन आवंटित की है टाटा एडवांस सिस्टम्स को, जहां पर फाइनल असेंबली लाइन बनाई जाएगी C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, जिसे कि एयरबस के साथ पार्टनरशिप के तहत तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जो मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी है वो वडोदरा एयरपोर्ट पर होगी। आपको बता दें कि 56 C295 एयरक्राफ्ट के अलावा 15 भारतीय नौसेना और 15 कोस्ट गार्ड के लिए भी तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 90 और यूनिट्स का विचार कर रही है, जो कि वर्तमान में मौजूद AN-32 एयरक्राफ्ट की जगह लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, टाटा सिस्टम ने C295 के सिविल वेरिएंट की भी पेशकश की है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा कि पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली अल सहेली नाम की एक नाव भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से घूमती हुई दिखाई दी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बोट्स ने इन्हें चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तानी नाव के चालक दल टाल मटोल करते रहे। फिर उसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने कार्रवाई की और पता चला कि इसमें हथियार, गोला बारूद और करीबन 300 करोड़ रुपए मूल्य के 40 किलो नशीले पदार्थ ये जो पाकिस्तानी बोट थी वो ले जा रही थी। आपको बता दें कि 25 से 26 दिसंबर की रात को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा क्षेत्र में निगरानी के लिए तेज गश्ती जहाज ICGS अरिंजय को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नाव को जब चेतावनी दी गई और इसमें जो बैठा चालक दल था वो टस का मस नहीं हुआ, तो उसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से गोलियां भी चलाई गई। इसके बाद भी वे नहीं रुके।
हालांकि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हथियार और ड्रग्स पाकिस्तान कहां भेजने वाला था। आप समझ सकते हैं इशारा किस तरफ है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, L&T की तरफ से कहा गया है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय अगले साल तक मेक इन इंडिया पहल के तहत K9 वज्र की 100 यूनिटों के लिए ऑर्डर पूरा कर लेगा, क्योंकि दूसरे ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लार्सन एंड टूब्रो के लिए जल्द ही एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा, जिसके बाद लागत पर बातचीत की जाएगी। भारतीय सेना की योजना है कि करीबन 300 इस तरीके की जो गन्स हैं उन्हें डेजर्ट एरिया के लिए यानी कि रेगिस्तानी एरिया के लिए खरीदा जाए। इसके अलावा जो K9 वज्र का जो दूसरा लॉट है उन्हें उच्च ऊंचाई पर बेहतर तरीके से ऑपरेट करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा, जिनमें कि इसमें विंटराइजेशन किट्स और इसके साथ 9 और आइटम्स शामिल है, जिनमें कि स्पेशलाइज्ड ऑयल, लुब्रिकेंट्स, हीटिंग सिस्टम आदि इसमें शामिल है। कहा जा रहा है कि जो तीसरा लॉट है 100 K9 वज्र का, उसे 2025 तक दिया जा सकता है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड करीबन 10 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद अर्जुन MK1 मेन बैटल टैंक के उत्पादन लाइन को फिर से एक्टिव करेगा, और कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड अर्जुन का पहला बैच वितरित करेगा 2024 से। दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 में आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड को 118 अर्जुन MK1 मेन बैटल टैंक के लिए ऑर्डर दिया गया था। कहा जा रहा है कि अब इनका ऑर्डर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अर्जुन Mark 1A, जिसे कि भारत ने स्थानीय रूप से डिजाइन और विकसित किया है, और ये अर्जुन MK1 मेन बैटल टैंक से काफी ज्यादा उन्नत है। MK1A में 72 नए फीचर्स जोड़े गए हैं और कई तरीके के अपग्रेड्स अर्जुन मेन बैटल टैंक पर भी किए गए हैं। और अर्जुन Mark 1A की बात करें तो इसमें एक्यूरेट और सुपीरियर फायर पावर है, ऑल टेरेन मोबिलिटी है, इसके अलावा इसकी बेहतर मारक क्षमता है, और साथ ही साथ अर्जुन Mark 1A मेन बैटल टैंक में मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन भी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 मेघालय में चल रहा है। बता दें कि इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2016 में हुई थी और उस टाइम इसको दोस्तिक नाम दिया गया था, लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर काजिन कर दिया गया। इसमें कजाकिस्तान की सेना के दक्षिण क्षेत्रीय कमान के सैनिक और भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स के सैनिक भाग ले रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान में ये जो सैन्य अभ्यास है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर ऐसे जब चीन के साथ भारत की तनातनी बढ़ रही है। ऐसे में पूर्वोत्तर में इस तरीके का सैन्य अभ्यास किया जाना दुश्मनों के लिए एक संदेश है, और ये साफ संदेश है कि हमारी और आंख उठाकर देखने की जरूरत ना करें। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने कहा है कि भारत 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत भले ही 5वें स्थान पर है, लेकिन धीरे धीरे भारत आगे बढ़ जाएगा। संस्था ने अपने वार्षिक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल में कहा है कि अगले 5 सालों में भारत की GDP की वार्षिक वृद्धि दर औसतन 6.4% रहने की उम्मीद है, और इसके बाद के 9 वर्षों में विकास दर औसतन 6.5% रहने की संभावना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 2037 तक विश्व का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों के पास पहुंच जाएगी। साथ ही संस्था ने यह भी कहा है कि 2022 में पहली बार वैश्विक अर्थव्यवस्था $100 ट्रिलियन से अधिक हो गई है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2023 में रुक जाने की आशा है, क्योंकि नीति निर्धारक बढ़ते मूल्यों पर लगाम लगाने के लिए अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं। यानी कि दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की बात कही जा रही है, और ये बात ब्रिटेन खुद कह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कहां से कहां पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था ही एक वो ताकत है जो आपको जियोपॉलिटिक्स लेवल और सैन्य क्षेत्र दोनों में मजबूत बना देती है। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।